आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी पूर्णिमा। आज दिन में ठंडक थोड़ी ज़्यादा थी और मैं चाय बना रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने गैस कम की और दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन था। कोई खत था दादाजी के लिए। वो बालकनी में बैठे गुनगुनी धूप का मज़ा ले रहे थे। मैं खत लेकर उनके पास आई तो उन्होंने अपना चश्मा मंगवाया। मैंने अंदर से लाकर चश्मा उन्हें पकड़ाया। वापस आकर जब मैंने उन्हें चाय का कप थमाया तो उन्होंने कप को साथ पड़े स्टूल पर रख दिया और वो बार बार उस खत को टटोले जा रहे थे, जैसे उस खत के हर शब्द को वो बिना देखे ही पढ़ लेना चाहते हैं। मैं उनकी बेचैनी को समझ चुकी थी। मैंने कहा, दादाजी, मैं आपको खत पढ़कर सुना दूं? कुछ देर तक वो खत को हाथों में थामे कुछ सोचते रहे। हमेशा गर्मा गर्म चाय पीने वाले दादाजी को ना आज चाय के ठंडे होने का कोई एहसास था, ना ही कोई फिक्र। कुछ सोचकर उन्होंने मुझे वो खत थमा दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया। डियर मृणाल, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिल पाया है, तभी खत लिखना संभव हुआ। कोशिश तो कई बार की, लेकिन तुम बहुत दूर जा चुके थे। इस बार मेरा भी लखनऊ आना हो रहा है 24 तारीख को। अगर हो सके तो मिल लेना। तुम्हारी पूर्णिमा। मैंने दादाजी को खत हाथ में पकड़ाते हुए कहा, दादाजी, ये पूर्णिमा कौन है? दादाजी मन ही मन कुछ बुदबुदाए। शायद पूर्णिमा ही कहा था उन्होंने। वो किसी अतीत में खो गए। मैं उनके चेहरे की तरफ देखती रही। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, दादाजी, क्या हुआ? दादाजी किसी ख्याल से जागकर बोले, पूर्णिमा मेरी ज़िंदगी की वो अधूरी कहानी है जिसे मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर पाया था। मेरी बात को उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे ज़िद करने पर वो पूर्णिमा के बारे में मुझे बताने लगे। पूर्णिमा के नाम से जैसे उनकी आंखों में चमक आ गई थी। दादाजी मुझे भी अपने साथ साथ इलाहाबाद की गलियों में ले आए थे। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इलाहाबाद गए थे, एक कमरा किराए पर लेकर हरदम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते। छत पर कमरा था और मकान मालिक नीचे रहते थे। 21-22 साल का मृणाल अभी छत पर खड़ा सड़क पर आते जाते लोगों को देख ही रहा था कि तभी किसी की खनखनाती हंसी उसके कानों में गूंज गई। एक 18-20 साल की लड़की दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। हल्का गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था उसने। चुन्नी को कंधे पर डालकर दूसरी तरफ ढीली सी गांठ से बांधा हुआ था। कानों में छोटी छोटी बालियां, बेतरतीब से बंधा हुआ जूड़ा, जिसकी कुछ लटें उसके माथे से निकलकर चेहरे पर बिखर आई थीं। वो बेतहाशा दौड़ती हुई छत पर आ चुकी थी। इस भाग दौड़ में उसका जूड़ा खुला और उसके बाल खुलकर उसकी कमर तक बिखर गए। वो हंसे जा रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर अटक गई। मुझे देखकर वो कुछ ठिठक गई। तुम आए हो ना यहाँ रहने? वो कुछ रुक कर बोली। मेरे कमरे की तरफ निगाह घुमाते हुए उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा पढ़ाकू? जी, मृणाल। मृणाल नाम है मेरा। तब तक नीचे से उसे किसी ने पुकारा। शायद उसकी माँ की आवाज़ थी। वो मुंहफट सी लड़की अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, मैं पूर्णिमा। पूर्णिमा। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर ही कहीं अटक कर रह गईं। धीरे धीरे मैं भी उस घर का हिस्सा बन गया। कभी कुछ खास बनता
तो पूर्णिमा मुझे देने चली आती। इतना कहकर दादाजी किसी अतीत में खो गए। अतीत की भी अपनी एक खासियत होती है, एक के बाद एक किसी रोमांचक नोवेल सा। वो हमें मजबूर कर देता है कि हम उसके पन्नों को पलटते जाएं। मृणाल और पूर्णिमा को वक्त एक अलग रंग दे चुका था। बार बार छत पर आकर पढ़ाकू कहकर चिढ़ाकर भाग जाने वाली पूर्णिमा कब शर्माना सीख गई पता ही नहीं चला। जिंदगी के 5 साल ऐसा लगा पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन पूर्णिमा की माँ काफ़ी सारी मिठाइयाँ, फल और न जाने क्या क्या लेकर मृणाल के पास आई, ये बताने कि पूर्णिमा की शादी तय हो गई है। उसके बाद पूर्णिमा का आना लगभग बंद हो गया। केवल नीचे आंगन से ही कभी कभी उसकी आवाज़ वो सुनता। उसका उछल कूद करना, खिलखिलाना सब जैसे शांत हो गया हो। मृणाल का एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और अब उसे दूर जयपुर जाना था। आखिरी बार वो पूर्णिमा से मिला और जैसे ही उसकी शादी की मुबारकबाद दी, वो फफक फफक कर रो पड़ी। मृणाल, मुझे माफ़ कर दो। वो रोए जा रही थी। अगर हो सके तो मुझसे मिलने आना एक बार। पूर्णिमा के आंसू जैसे दादाजी की आंखों से बह निकले हों। आप फिर कब मिले पूर्णिमा से? मैंने पूछा। हाँ हाँ, उसकी शादी में, दादाजी ने कहा। पूर्णिमा की विदाई की तैयारी चल रही थी। छत के एक कोने में मृणाल चुपचाप बैठा था। तभी छम छम करती पायलों के साथ दुल्हन के जोड़े में पूर्णिमा आई। तुम्हारा क्या नाम है पड़ाकू? इतना कहकर वो रो पड़ी। इस वक्त को बस वक्त ही बनाए रखना तुम, जिंदगी में आगे बढ़ना और एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना। उसे रोता देखकर मृणाल का गला रूंधने लगा था। विदाई के साथ अतीत की डोली भी चली गई। दादाजी ने अपनी आंखों के पोरों को चश्मे को पोंछने के बहाने से साफ किया। मैंने कहा, फिर आप कब मिले दादाजी? कभी नहीं, दादाजी ने गहरी सांस ली। रात का घना अंधेरा एक तरफ छाया हुआ था। दादाजी सो चुके थे। मैं उनके चेहरे को देखे जा रही थी। अतीत के जख्म कितने गहरे होते हैं, जो नासूर बनकर अक्सर रिश्ते रहते हैं। मैं उस रात सो न सकी। आज 24 तारीख है। आज उन्होंने आना है। दादाजी के चेहरे में आज भी पूर्णिमा की तड़प को मैंने महसूस किया था। मैं उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। खत में एक फ़ोन नंबर दिया था। मैंने फ़ोन किया तो जो कुछ मैंने सुना उसे सुनकर मेरी धड़कनें रुकने लगीं। पूर्णिमा अपने जीवन के अंतिम समय में थी। शादी के कुछ सालों बाद पति का देहांत हो चुका था। एक बेटा था जो विदेश में रहता था और यहाँ वो अपने भाई के साथ आई हुई थी। शायद ही उनके भाई की ही आवाज़ थी। सुबह उठकर घर का कुछ काम खत्म किया, नाश्ता जल्दी करके दादाजी को तैयार होने को कहा। मुझे हैरानी से देखते हुए दादाजी ने कहा, आज हमें कहाँ जाना है? आपको याद नहीं आज? आज हमें मिलने जाना है आपकी पूर्णिमा से। दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जैसे कुछ थम सा गया था। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम अस्पताल के सामने थे। दादाजी मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैं उन्हें पूर्णिमा के कमरे तक ले गई। वो अपनी आखिरी वक्त के करीब थी। दादाजी को देखकर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर बिखर गई। शायद उनकी सांसें दादाजी के इंतज़ार में ही रुकी थीं। दादाजी ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। कुछ आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए।
दरवाजे पर खड़ी मैं इस निश्चल प्यार को अपलक देख रही थी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।